बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5। आज हमने इसका सम नंबर 1 और सम नंबर 2 करना है। इससे पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उन पे डिटेल से वीडियो बन चुकी है और उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर उससे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो सम नंबर 1 देखते हैं। सम नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसने कहा है कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई और जी की। ठीक है, और फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स उसने हमें नीचे राइट एंगल ट्रायंगल दिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल जो है ट्रायंगल में से जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का हो तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल है जिसमें दोनों लाइन इस तरह से स्ट्रेट हैं तो इसको हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा और 90 डिग्री का एंगल बना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें उसने हमें x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू भी नहीं दी, z की वैल्यू भी नहीं दी और y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। ठीक है, y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और x की वैल्यू भी उसने हमें नहीं दी और z की वैल्यू भी नहीं दी, वो हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो आपको आनी चाहिए और जो मैंने एक ट्रिक के ज़रिए ये स्टेटमेंट के थ्रू आपको याद करवाने का तरीका बताया था कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो उसको याद करने का आसान तरीका है सम पीपल हग। तो एस मतलब साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सम पीपल हग यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह से यहाँ पर कूल बॉयज़ हेल्प है तो कूल मतलब कॉस थीटा, वाई का बी मतलब बेस और हेल्प का एच मतलब हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह टॉल पीपल बिल्ड तो टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। तो इस तरह से जो है इन स्टेटमेंट्स की मदद से हम साइन थीटा की, कोस थीटा की और टेन थीटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को है जो वो इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आनी चाहिए और दूसरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि मैंने आपको 6.4 के सम नंबर 1 में ड्रॉ करना सिखाया है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ये हमें आएगा तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे क्योंकि एक तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का काम है और दूसरा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ किया हुआ है इसका काम है। तो इसको याद करना बहुत आसान है और इसकी जो ट्रिक मैंने 6.4 के सम नंबर 1 में सिखाई है वो आप जाकर ज़रूर उससे रिलेटेड लेक्चर लें तो आपको जो है इसकी इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए नहायत ज़रूरी हैं और जो आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास है z की और x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में देखते हैं कि एक वैल्यू हमने नोन ले लेनी है और एक वैल्यू ले लेनी है अननोन। फिर उसकी मदद से हम इजीली जो है उसको फाइंड कर लेंगे। अब पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो ये जो हमारे पास एंगल होता है एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के सामने ये जो तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेनियस की होती है और ये जो है ये हमारी बेस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ें लिख ली हैं। अब यहाँ पर देखें हमने दो ऐसी वैल्यूज़ मतलब दो ऐसी साइड्स लेनी है कि जिसकी मदद से हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम x और z नहीं लेंगे क्योंकि x और z दोनों अननोन है, दोनों की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो इससे हम तीसरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसीलिए हमें जो है एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें एक वैल्यू मालूम हो और दूसरी ना मालूम हो तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x और y अगर हम ले लें तो ये परपेंडिकुलर और बेस है। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आ रही है? परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो टेन थीटा में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब टेन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखें टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखें
ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके बाद देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं x, और बेस हमारे पास क्या है y। अभी y की वैल्यू नहीं लिखते, एज इट इज़ y लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ हम टेबल की मदद से देख लेते हैं। ये टेन थीटा है 30 डिग्री में क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1/√3, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर ली, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x एज इट इज़ आ जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जब दोनों तरफ फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और सेंटर में इक्वल का साइन हो, तो वहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 4 इधर आ जाएगा तो 1 × 4 हो जाएगा, और ये √3 इधर आ जाएगा तो x × √3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 1 से और √3 को x से। तो यहाँ पर देखें 1 × 4 x × √3 आ जाएगा, तो 1 4 = 4, और ये जो है ये अभी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4/√3 आ जाएगा =x। तो इसको सही करके लिख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/√3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है। तो हम लिख लेते हैं 4/√3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4/√3, और इसके साथ सेंटीमीटर लगा लेते हैं, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर है तो ये दोनों भी सेंटीमीटर्स में आएंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे कि हमने जिस तरह से परपेंडिकुलर और बेस को लेकर परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लिया, इसी तरह हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेकर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है वो किस में है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कोस में जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो हम इस तरह भी ले सकते हैं, बेस और हाइपोटेनियस को लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेके भी कर सकते हैं। लेकिन बस ये आपने याद रखना है कि जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं ना वो उस फॉर्मूले में ज़रूर हो, ठीक है। जैसे हाइपोटेनियस को फाइंड करना तो हाइपोटेनियस इन दोनों में है, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला जो है वो लगाऊंगी, साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हम ये लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हमने फाइंड करनी है। साइन एज इट इज़ लिख लेते हैं, और थीटा की वैल्यू जो है उसने हमें क्वेश्चन में जो एंगल बनाया हुआ है वो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ये लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री। आप परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अभी हमने फाइंड किया है 4/√3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/√3, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें इसमें हम एक स्टेप और मज़ीद कर देंगे। वो क्या हमने करना है, यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मैं आगे करके यहाँ कर रही हूँ कि साइन थीटा जो है उसको हम ऐसे लिख दें, यानी कि थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख देंगे, और परपेंडिकुलर x है तो अभी x लिख देंगे, और हाइपोटेनियस z है तो यहाँ z लिख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू नोट करके यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू और z की जगह पर हाइपोटेनियस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली z भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें साइन 30 की वैल्यू क्या थी वो हम टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें टेबल में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2 = 4/√3 ओवर हाइपोटेनियस की जगह पे z लिख देते हैं, ठीक है। z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें इसकी भी यूँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये z जो है इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और ये जो 4/√3 एज इट इज़ लिखे, ये जो मल्टीप्लाई 2 इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 को z से करेंगे तो 1 z आ जाएगा, और यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 2 8/√3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास z का आंसर भी आ गया। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू लिख लेते हैं 8/√3। तो हाइपोटेनियस की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 8/√3,
√3 और इसके साथ हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास देखें तीनों साइड्स जो है वो फाइंड हो गई हैं। तो ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 में ये हमारे पास डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इसमें जो है z और x हमने फाइंड करना है और y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y है √3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और साथ में z की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा कह रही हूँ, एंगल जो दिया हुआ है वो π/4 है। तो इसको अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, π/4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 180/π के साथ। ठीक है, तो π से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, इसमें से जो 2 बचेगा इसको दे देंगे और 4 5 ज़ा 20। तो इस तरह से 45 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें, अगर हम देखें तो π/4 किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। तो यहाँ पर भी हमारे पास 45 आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या है, 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, π/4 भी कह सकते हैं और 45 डिग्री भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, इस तरह यहाँ पर भी हमने वही करना है कि हमने ये पहले बता देना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। तो यहाँ पर देखें, ये जो एंगल के बिल्कुल सामने होता है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये जो तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेनियस होती है और ये जो है ये हमारी बेस होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं। पहले परपेंडिकुलर ओवर बेस की मदद से हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो tan थीटा में आ रहा है, तो tan थीटा को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने क्या करना है, tan एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पे इसका एंगल पुट कर देना है, वो क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पर हमने y पुट कर देना है और बेस की जगह पर हमने x पुट कर देना है। ठीक है, अब tan 45 डिग्री क्या है, टेबल में चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3 और बेस की वैल्यू क्या है, x, तो x एज इट इज़ लिख देंगे, वो हमने फाइंड करना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या आता है 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और ये x इधर आ जाएगा। तो ये x जो है ये इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 जो है ये इधर आ गया तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 1x ज़ा x और √3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा और इसके साथ हम लगा लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो बेस का x का जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया है, √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर z की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। तो अब हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें हाइपोटेनियस आता हो। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा में भी हाइपोटेनियस आता है और कोस थीटा में। तो पहले मैंने साइन थीटा को लेके फाइंड किया था, मैं कोस को लेके कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों में से कोई भी लेके हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस का होना ज़रूरी है जो हमने फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस इन दोनों में है, तो दोनों में से कोई भी मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकती हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन थीटा का लगाया ना, तो यहाँ पर मैं कोस थीटा का लगा लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा किसके इक्वल है, कूल बॉयज हेल्प, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कोस थीटा है तो कोस एज इट इज़ आएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है वो लिख ली, बेस हमारे पास क्या है वो x है वो लिख लिया और हाइपोटेनियस z है जो हमने फाइंड करना है तो z आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/√2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास √3 आई है अभी। ठीक है, और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं z। अब ये z इधर आ जाएगा और √2 इधर आ जाएगा, तो ये इधर डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये भी इधर डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 को z से करेंगे तो z आ जाएगा और अंडर वाली वैल्यू को अंडर वैल्यू से करें तो ये इस तरह हो जाती है। ठीक है, तो जब 3 को 2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, तो इस तरह से √3 और √2 का आंसर क्या आएगा, √6। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है
√6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी की वैल्यू हमारे पास √6 सेंटीमीटर आई है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया √6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखें हमारे पास जो है वो तीनों परपेंडिकुलर की भी, हाइपोटेन्यूज की भी और बेस की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है, उसने हमें जी की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर और वाई और एक्स की हमने फाइंड करनी है। तो जी की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर और एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। ये तिरछी लाइन जो है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये जो एंगल के बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, याद रखनी है। और ये जो होती है ये बेस होती है हमारी। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर और बेस को नहीं परपेंडिकुलर और बेस को इसमें नहीं लेंगे क्योंकि दोनों अननोन है। तो हम किसी ऐसी वैल्यू को ले लेते हैं या बेस और हाइपोटेन्यूज को ले लेते हैं ताकि हम इजीली बेस फाइंड कर सकें। तो यहाँ देखें बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, कोस थीटा में। तो हाइपोटेन्यूज हमने हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं है, तो बेस हमने फाइंड करनी है। इसलिए हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है जिसमें बेस आए। तो बेस वैसे इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो हम कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर लेते हैं। तो मैं कोस थीटा पुट करने लगी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोस थीटा को के साथ मैं ये सॉल्व करने लगी हूँ। तो कोस थीटा का क्या स्टेटमेंट थी, कूल बॉयज हेल्प। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, कोस थीटा, थीटा की जगह पे एंगल लिख देना है। थीटा का क्या है 60 डिग्री और बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है z है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लिख देते हैं z। अब यहाँ पर देखें कोस 60 डिग्री क्या है, इसको हम टेबल में देखते हैं। तो कोस 60 डिग्री हमारे पास है 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 और x जो है, x की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ लिख देते हैं। और हाइपोटेन्यूज यानी कि z की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 और ये हो जाएगा x × 2। ये इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये भी इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 2 = 2 और x को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो अब यहाँ पर देखें ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x इधर और 1 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है 1 और इस सेंटीमीटर लगा लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे। अब उसमें हमने जो फाइंड करना है ना वो परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसी रेशियो फाइंड करेंगे, ऐसी रेशियो लिखेंगे जिसमें परपेंडिकुलर का लफ्ज़ ज़रूर आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक साइन थीटा में परपेंडिकुलर है और एक टेन थीटा में परपेंडिकुलर है। तो मैं साइन थीटा को लेके इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, आप टेन थीटा भी ले सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। तो यहाँ पे देखें हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को हमने कैसे याद किया था, सम पीपल हग, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखें साइन ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर हमारे पास हमने फाइंड करना है और वो क्या है y और हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमने साइन 60 डिग्री देखना है कि क्या है उसकी वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री √3/2 है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3/2 और y हमने फाइंड करना है, तो y हम एज इट इज़ लिख देते हैं और z की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 2। ठीक है, तो z की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 इधर आ जाएगा और ये 2 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये भी 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखें 2/3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस 2 को हम इधर ले आते हैं डिवाइड फॉर्म में और ये 2 इस 2 से अब कैंसिल हो जाएगा, तो √3 जो है वो
हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सही तरह से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू √3 और इसके साथ सेंटीमीटर लगा देते हैं क्योंकि उसने हमें जो z की वैल्यू दी हुई थी वो भी सेंटीमीटर में थी, तो इसीलिए y और x की वैल्यू भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है √3, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लगा लेते हैं √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। x की उसने हमें z की उसने हमें दी हुई थी, x और y की हमने फाइंड कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 है, उसने हमें y की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर और x और z की हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम y की जो उसने हमें गिवन वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और x की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है और z की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम परपेंडिकुलर, बेस और वो हाइपोटेनियस लिख लेते हैं। ये तिरछी लाइन हाइपोटेनियस होती है, तो यहाँ हाइपोटेनियस आगे आ जाएगा। ये एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने कौन सी रेशियो लगानी है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू नहीं है लेकिन y की है, तो हम परपेंडिकुलर ओवर बेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आ रही है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें टेन थीटा मैंने लिख लिया, वो हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसको हमने कैसे याद किया था, टॉल पीपल बिल्ड। ठीक है, टॉल मतलब टेन थीटा, पीपल मतलब परपेंडिकुलर और बिल्ड मतलब बेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखें टेन थीटा, टेन एज इट इज़ लिख देंगे, थीटा की जगह पे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर की जगह पर x आ जाएगा और बेस की जगह पर अभी y लिख देंगे। ठीक है, अब टेन 45 डिग्री देखते हैं कि क्या है, टेन 45 डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ लिख देंगे, और y की वैल्यू है 4, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये जो है 4 इधर आ जाएगा और ये 1 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 4 ज़ा 4 और 1 x ज़ा x, तो इसको सही करके लिख लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसके साथ भी यहाँ लगा लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें हाइपोटेनियस का वर्ड ज़रूर हो। तो यहाँ पर देखें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं जिसमें हाइपोटेनियस है, तो पहले मैंने साइन थीटा की मदद से सॉल्व किया था, अब मैं कोस थीटा की मदद से सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा को हमने कैसे याद किया था, कूल बॉयज़ हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब हम कोस थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखें कोस एज इट इज़ आ जाएगा, थीटा की जगह पे उसका एंगल लिख देंगे 45 डिग्री, और बेस की जगह पर जो है हमने लिख देना है, बेस हमारी क्या है, y है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, z है। ठीक है, बेस हमारी जो है वो y है और हाइपोटेनियस z है। ये देखें बेस y और हाइपोटेनियस z, बेस की वैल्यू 4 है और z हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू लिख लेते हैं 4 और z हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज़ लिख देते हैं। और कोस 45 डिग्री देखते हैं टेबल में, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये z यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी √2 जो है यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, और 1 2 नहीं, ये z है, 1 0 हो जाएगा, और 4/√2 ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, इधर सेंटीमीटर लगा लेते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास आई है 4/√2, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास तीनों जो है वो साइड्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें सब नंबर 2 है, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ठीक है, उसने कहा है कि आपने एक तो अननोन साइड्स फाइंड करनी है और आपने ये भी बताना है कि इसमें हमने एंगल्स भी फाइंड करनी है, क्योंकि उसने हमें देखें ना ए का एंगल दिया हुआ है ना एंगल सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसने हमें गिवन वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू उसने दी हुई है √3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है √13 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है,
मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, ए भी नहीं उसने हमें एंगल दिया हुआ, और मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। एक बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, और मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है। ये जो बी है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू, ये जो स्मॉल बी है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का काम ही यही है कि उसमें हमारे पास अगर टू साइड्स की वैल्यू मौजूद है ट्रायंगल की, और एक साइड की मौजूद नहीं, तो वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेनियस क्या है। तो यहाँ पर एंगल के बिल्कुल सामने ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारी बेस है, और ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, वो बी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, √3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर। और बेस हमारे पास क्या है, √13, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर भी √ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 13। तो 13 में जब 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खत्म करना तो उसके लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पर देखें ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, और अगर हम √16 ले तो हमारे पास यहाँ 4 आता है, क्योंकि यहाँ पे देखें 4 4 16 है, तो ये √16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर हो उसका हम √ जो है वो इजीली फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी डायग्राम में कि यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। तो मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ बी एंगल का होना, मतलब बी एंगल मौजूद है, तो एक हम नॉन एंगल ले लेते हैं और एक अननोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर ए है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पहले इनको ले लेते हैं। तो इसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो कौन सी ऐसी रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें टेन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा है, तो टेन थीटा की मदद से हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद देखें हमने जो थीटा की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और वो कौन सा एंगल है, एंगल ए है जो हम फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, एंगल ए हमने फाइंड करना है टेन की मदद से। और यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमारे पास उसने दी हुई है √3, और बेस की वैल्यू हमारे पास है √13। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो √ को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें कैलकुलेटर की मदद से हम √3 फाइंड कर लेते हैं। तो √3 हमारे पास आ रहा है 1.7320। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक लिख लेते हैं। आगे √13 देखते हैं। तो √13 है हमारे पास 3.6055। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 एंगल ए। अब यहाँ पर देखें ये इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 10 एंगल ए अभी ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.7320 डिवाइडेड बाय 3.6055। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4803। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 10 यहाँ पॉजिटिव है, जब ये उस साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स ले लिया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 का अब हमने इन्वर्स लेना है और वैल्यू क्या है 0.4803, ठीक है। तो एंगल ए यहीं रहेगा और 10 का हमने इन्वर्स लेना है, तो शिफ्ट हमने प्रेस करना है और यहाँ पर ये 10 की वैल्यू है, ये 10 लिखा हुआ है, ये प्रेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ इन्वर्स में आ जाएगा। ये 0.4803 लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.65, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एंगल ए है ये हमारे पास आ गया है 25 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एंगल ए की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब हमने एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले बी फाइंड करना था, बी हमने फाइंड कर लिया, मेजरमेंट एंगल ए भी फाइंड कर लिया। अब मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम ये जो एंगल सी है, मेजरमेंट एंगल सी, इसको हमने 180 डिग्री के इक्वल होती है ना, ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स जो होती हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होती हैं। तो हमने क्या करना है, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करने के लिए 180 को जो है वो माइनस कर देना है अपने बाकी दो एंगल्स से, ठीक है। तो जो बाकी दो एंगल्स आए हैं वो एक एंगल हमारे पास ये है जो अभी हमने फाइंड किया है मेजरमेंट एंगल ए, तो इसका आंसर हमारे पास ये आया है इसको, और एक एंगल 90 डिग्री का जो ऑलरेडी उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेना हमने, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले ये तीनों एंगल्स जो हैं इनको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखें कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, 180 माइनस 25.65 माइनस 90, तो इस तरह से हमारे पास देखें ये मेजरमेंट एंगल सी जो है वो आ जाएगा 64.35 डिग्री, ठीक है। तो ये मेजरमेंट एंगल सी जो है हमने फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले देखें हमने क्या किया है, हमने बी एंगल जो है वो बी जो है हमने फाइंड करना था, तो हमने उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमारे पास यहाँ पर देखें बी की जो है वो वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने tan थीटा लगाया मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करने के लिए, तो उसकी मदद से देखें हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई। और फिर मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करने के लिए हमने 180 डिग्री में से जो दो बाकी के एंगल्स थे उनको माइनस किया, तो मेजरमेंट एंगल सी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें 2 वाला पार्ट दिया हुआ है, उसमें उसने हमें ए और सी की वैल्यू दी हुई है और हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और सी की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। बी की हमने फाइंड करनी है, इसमें उसने एंगल बी दिया हुआ है और एंगल ए और एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो मेजरमेंट एंगल ए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी सेम टू सेम हमने वैसे ही मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंगल बी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसके लिए हम पहले यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिख लेते हैं। तो ये जो तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेनियस की होती है, ये एंगल जो है बिल्कुल इसके ये हमने फाइंड करना है और ये एंगल भी हमने फाइंड करना है। तो इसके सामने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ये परपेंडिकुलर की होती है और ये जो है ये हमारी बेस होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने देखें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बी फाइंड करने के लिए स्मॉल बी यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस की साइड ये फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखें हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस की वैल्यू भी उसने हमें 4 दी है तो यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 4 को 2 टाइम्स करेंगे 4 4 जा 16, और यहाँ पर भी 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 4 जा 16। अब 16 में 16 ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखें 16 प्लस 16 तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 32 और यहाँ पर बी स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे जो है हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। अब यहाँ पर 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये देखें 2 1 ज़ा 2, इसका 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास 1
2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसको यहाँ पर देखें 5 टाइम्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इनकी पेयर्स बना लेते हैं, तो ये देखें ये दो 2 हैं, इनका स्केयर बन गया, ये दो 2 का इनका भी स्केयर बन गया, और ये सिंगल है तो इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्केयर भी अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये दोनों 2 बाहर आ गए, लेकिन ये वाला 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें b इज इक्वल टू 2 2 4 और यहाँ पर है अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके आगे सेंटीमीटर लगा देंगे, तो ये हमारी जो है वो b की वैल्यू आ गई है, यानी कि हाइपोटेनियस की वो क्या है 4 अंडर रूट 2। तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने एंगल ये हमने कर लिया फाइंड। अब एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होनी चाहिए, और वो किस में आती है, हमारे पास टेन थीटा में आती है। यहाँ पर देखें टेन थीटा में परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो हम टेन थीटा की मदद से जो है वो एंगल ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि टॉल पीपल बिल्ड। इसको हमने इस तरह से याद किया था। अब यहाँ पर देखें टेन और ये हम एंगल ए फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा की जगह पे एंगल ए आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और बेस भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 ओवर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 1 सा 4 और 4 1 सा 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 एंगल ए इज इक्वल टू 1। अब एंगल ए इधर ही रहने देंगे, और ये जो 10 है जब ये इधर जाएगा तो ये 10 इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें 1, और ये 10 इनवर्स कैसे बनेगा, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, तो जब 1 के नीचे 10 जाएगा तो उसको जब मैं ऊपर लेकर आऊँगी तो वो पॉजिटिव 10 ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इस तरह से 10 इनवर्स में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, शिफ्ट हमने प्रेस करना है, उसके बाद हमने ये 10 प्रेस करना है, तो 10 इनवर्स में आ जाएगा, और 1 प्रेस करना है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 45 के। तो यहाँ पर हमने लिख देना है एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ए हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल सी फाइंड करना है, तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से हमने एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू को माइनस करना है। तो एंगल ए हमारे पास क्या आया है 45 डिग्री, और एंगल बी उसने हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ लिखते हैं 180 माइनस 45 माइनस 90, तो हमारे पास क्या आ रहा है 45। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एंगल सी की वैल्यू भी आ गई है, वो क्या है 45। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ें जो है वो फाइंड कर ली हैं, बी भी, एंगल ए भी और एंगल सी भी। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।